हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 11 के मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस को लेकर के है। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। वंस इट इज फाइनलाइज्ड अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेंचमार्क कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर डेट। स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है। अगर मान लीजिए किसी भी स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में चेंजेस होते हैं, या उसके एसेट एलोकेशन में चेंज होते हैं, या उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में मेजर चेंजेस होते हैं, तो म्यूचुअल फंड स्कीम या फंड हाउस उस पर्टिकुलर स्कीम के बेंचमार्क को चेंज कर सकता है, और ऐसा करना ज़रूरी भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, फॉल्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम? स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, वेरिएंस, शार्प रेशियो। तो रिस्क एडजस्टेड जहां भी रिटर्न की बात आती है वो है सिर्फ और सिर्फ शार्प रेशियो। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। Which of the following cannot be considered for purpose of selecting a scheme's benchmark? क्वेश्चन पूछ रहा है कैन नॉट बी। म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यस ये मस्ट है। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ये भी ज़रूरी है। तीसरा है एसेट एलोकेशन पैटर्न, ये भी ज़रूरी है। स्कीम्स पास्ट रिटर्न्स, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी स्कीम का कुछ भी रिटर्न हो पास्ट में, इट डजेंट मैटर। आप उस पास्ट रिटर्न को लेकर के स्कीम का बेंचमार्क तय नहीं कर सकते हैं। जो तीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन में है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी स्कीम का बेंचमार्क सेलेक्ट करने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और एसेट एलोकेशन, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं जानना समझना, और इन्हीं तीनों के बेसिस पे आप बेंचमार्क को सेलेक्ट करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What takes into account all the dividend generated from the basket of constituents that make up the index in addition to the capital gain? Total return, price return, dividend return index, capital gain। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। अब बात कर लेते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें दो ही टर्म इंपॉर्टेंट है, एक है टोटल रिटर्न इंडेक्स, दूसरा है प्राइस रिटर्न इंडेक्स। सो प्राइस रिटर्न इंडेक्स में बेसिकली किसी भी इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके प्राइस में जो भी इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है, या प्राइस जो गिरा होता है, उस सब का अकाउंट किया जाए तो उसको प्राइस रिटर्न इंडेक्स बोलते हैं। बट जब उसमें उसके डिविडेंड पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो उसको टोटल रिटर्न बोलते हैं। तो आजकल के डेट में म्यूचुअल फंड स्कीम्स जब भी किसी अपने बेंचमार्क के लिए किसी इंडेक्स को सेलेक्ट करती हैं तो उसके टोटल रिटर्न को देखते हैं, ना कि उसके प्राइस रिटर्न को। तो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। Which is the most appropriate measure of evaluating how closely an index fund is tracking its benchmark? तो मतलब बेंचमार्क कोई इंडेक्स हो सकता है ना, बट इस केस में यहाँ पे मैंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड का बेंचमार्क क्या होगा? कोई इंडेक्स होगा। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, या कोई मिड कैप बेस्ड हो सकता है ना। तो उस केस में जब हम इंडेक्स की परफॉर्मेंस से इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, तो उनके बीच का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो इस ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि आपके इंडेक्स के हिसाब से इंडेक्स फंड ने कितना आउट परफॉर्म किया है या कितना अंडर परफॉर्म किया है। दोनों चीज़ों को, ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी है, मान लीजिए सेंसेक्स ने 10% का रिटर्न दिया 6 महीने में, उस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड ने 9% का रिटर्न दिया है, 1% कम रिटर्न दिया है, तो उसका ट्रैकिंग एरर जो होगा 1 होगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ क्रेडिबल बेंचमार्क शुड बी इन सिंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये अभी इसी सिमिलर थॉट को हम लोगों ने पहले दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था। तो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बेंचमार्क डिसाइड करने के लिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है उसका, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द बेंचमार्क फॉर ए स्कीम इज डिसाइडेड बाय सेबी, एमफी और एमसी इन कंसल्टेशन विद द ट्रस्टीज और स्पॉन्सर। देखिए, सेबी बेंचमार्क नहीं डिसाइड करता है। सेबी ने सिर्फ गाइडलाइन दे रखी है कि बेंचमार्क को कैसे सेलेक्ट करना है, उसके पीछे क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया, ये भी नहीं करता है। ये हेल्प करता है उन एजेंसीज को सेलेक्ट करने में जो सर्टेन बेंचमार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं वो यूज़ कर सकती हैं। बट जो एक्चुअल बेंचमार्क कौन सा होगा वो बेसिकली एएमसी ही डिसाइड करती है, ट्रस्टी के साथ कंसल्टेशन करके। खुद अकेले के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3।
मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पे। म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर बेंचमार्क टू द प्राइस रिटर्न वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स, ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि अब जो है 2018 ऑनवर्ड से प्राइस रिटर्न वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स की जगह टोटल रिटर्न वेरिएंट ऑफ इंडेक्स के हिसाब से बेंचमार्क करती हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इसका सही जवाब है फॉल्स, और प्राइस रिटर्न वेरिएंट की जगह आंसर होना चाहिए था टोटल रिटर्न वेरिएंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ड्राइव द चॉइस ऑफ बेंचमार्क इन इक्विटी स्कीम? स्कीम टाइप, चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन। तो बेसिकली ये तीनों ही डिसाइड करते हैं, तीनों को कंबाइन करके ये देखा जाता है कि मतलब आपका बेंचमार्क क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट वुड बी द बेंचमार्क फॉर गोल्ड ETF फंड्स? गोल्ड प्राइस, डेट बेस्ड बेंचमार्क, नो बेंचमार्क नीडेड फॉर गोल्ड ETFs और कस्टम्ड बेंचमार्क। इसका सही जवाब है गोल्ड प्राइस। हमको याद रखना है कि गोल्ड ETF या गोल्ड से रिलेटेड स्कीम को बेंचमार्क करने का सही तरीका होता है गोल्ड प्राइस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑफ ए स्कीम एंड रिस्क फ्री रिटर्न इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, नन ऑफ दीज। देखिए, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो का तो फॉर्मूला होता है कि रिटर्न ऑफ स्कीम माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ शार्प रेशियो और डिवाइड बाय बीटा इन केस ऑफ ट्रेनर रेशियो। तो जब किसी स्कीम का रिटर्न, मान लीजिए किसी स्कीम का रिटर्न 10% है और ट्रेजरी बिल या जो रिस्क फ्री रिटर्न है गवर्नमेंट बेस्ड सिक्योरिटीज़ का रिटर्न 7% है, तो 10 - 7 जो ये 3% का डिफरेंस है, इसको हम लोग रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। तो रिस्क प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि आदमी जब रिस्क फ्री सिक्योरिटी में उसको 7% मिल रहा है, तो वही किसी रिस्की सिक्योरिटी में उसको पैसा डालना हो तो उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट चाहिए। वो प्रीमियम, वो 3%, डिपेंडिंग अपॉन वो 3 का 2% हो सकता है, 4% भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो सिक्योरिटी है वो कितनी रिस्की है, या उसका इशूअर का क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, या ओवरऑल ऑपरेशनल व्यू क्या है उसके बिजनेस को लेकर के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, रिस्क प्रीमियम। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग शार्प रेशियो ऑफ ए स्कीम? शार्प रेशियो याद रखना है RS - RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर यही सवाल पूछ दिया जाए कि ट्रेनर रेशियो का क्या है, तो वो जो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है वो हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि इसमें हमने पूछा कि सही फॉर्मूला कौन सा है, तो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि हम यहाँ पे शार्प रेशियो की बात कर रहे हैं। बट RS - RF को हम रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, तो इसका बेसिकली दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। दैट मीन्स ऑप्शन 4 जो है इसका सही जवाब है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो में मैंने बताया था रिस्क प्रीमियम या RS - RF डिवाइड बाय बीटा। तो बेसिकली इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेनर रेशियो ऑफ ए स्कीम? तो पहला ट्रैकिंग, सॉरी, मैंने यह सवाल में शायद गलती कर दी है। इसका सवाल ऐसा होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा ट्रैकिंग एरर का जो फॉर्मूला है वो सही है। तो ये क्वेश्चन को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं इसको मान के चलिए सवाल ऐसा है कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ट्रैकिंग एरर का कौन सा नीचे का ऑप्शंस करेक्ट है। ट्रैकिंग एरर इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ आउट परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर रिलेटिव टू अदर स्कीम। ये पार्शियली करेक्ट है, बट पूरा करेक्ट इसलिए नहीं है कि आउट परफॉर्मेंस नहीं, आउट परफॉर्मेंस एज वेल एज मतलब अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है ना। बट इसमें रिलेटिव टू अदर स्कीम्स ना होकर के रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क, है ना। तो मान लीजिए कोई इंडेक्स फंड है, वो किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, उस इंडेक्स का रिटर्न जो है मान लीजिए 10% है 6 महीने में, और इंडेक्स फंड का रिटर्न है 7%, तो 3% जो होगा ये ट्रैकिंग एरर होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। माफ़ करिएगा, ये मैंने ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, बट आई एम श्योर आप समझ गए कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंड फैक्ट शीट? द फंड फैक्ट शीट इनकरेक्ट ढूंढना याद रखिए। द फंड फैक्ट शीट आर एन ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन of the fund's objective, performance, portfolio and basic investment requirements issued by fund house each month. Correct? ये सही है। दूसरा, it is mandatory to publish fund fact sheet every month
मैंडेटरी नहीं है, ये एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ फॉलोड रूल है कि सारी एमसीज करती है, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन द फैक्ट शीट एंड अदर प्रोडक्ट लिटरेचर इज सब्जेक्ट टू एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस ऑफ सेबी। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। इस चैप्टर में इतना ही, इसके 15 क्वेश्चंस आई थिंक बहुत सफिशिएंट होंगे। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।